Hello students, welcome again in the online classes for quantum mechanics. This is lecture 15th and third lecture of second unit. In second unit we are discussing about the various application of Schrodinger wave equation. जो Schrodinger wave equation हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, सेकंड यूनिट में हम उसकी एप्लीकेशन करें। और आपने लास्ट लेक्चर्स में कौन कौन सी एप्लीकेशंस कर ली? लास्ट लेक्चर में हमने किया था पोटेंशियल स्टेप और उससे पहले लेक्चर में हमने किया था पार्टिकल इन ए बॉक्स। अब आपको पता है कि Schrodinger इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी सिस्टम पे, किसी भी प्रॉब्लम पे। जैसे फिर सेम जैसे पोटेंशियल स्टेप में आपने किया, पार्टिकल इन ए बॉक्स में किया, वैसे ही एक और प्रॉब्लम है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेप, दैट वुड बी योर बैरियर। ये आपका बैरियर कैसा होगा? देखो ये आपका बैरियर है वन डायमेंशनल बैरियर। वन डायमेंशनल क्यों बोला हमने? बिकॉज वी आर टेकिंग वन डायमेंशन ओनली। सो सपोज इट इज द एक्स एक्सिस, जीरो width of this barrier is a. Now this is the barrier. First we have to write down the potential. What is the potential? Potential is a function of x because here one dimensional, and Vx is 0 because in this region, now this barrier may be divided into three regions: first region, second region and third region. Okay, in this region potential is 0. In this region potential is V0. Suppose V0 is the height of this potential, and in this region again potential is 0. So how we can write down this potential? Potential is 0 for x is less than 0. Potential is V0 when x is greater than 0 and less than a, and potential is again 0 for x is greater than 0. So this is the mathematical way of writing the potential for this particular problem, barrier. ये देखो आपको क्या लगता है, बैरियर ही दिखता है ना। अब इस बैरियर के अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सपोज one particle is moving toward this barrier, particle having the energy E and mass m is moving toward this barrier. Then what happens? What is the interaction between the particle and this potential? हमें वही निकालना है बच्चों। तो अब यहाँ पे दो केस होंगे, जैसे हमने पोटेंशियल स्टेप में केस किए ना, ऐसे यहाँ भी केस होंगे कि whether this energy, case 1, whether this energy is less than V0 or whether this energy is greater than V0. Suppose for first case energy is greater than V0, so your particle is having the energy E and this energy is greater than the height of this potential. अब इस केस में होगा क्या? पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से ज्यादा है, ठीक है, तो पार्टिकल आएगा, इसको क्रॉस करके चला जाएगा। क्लासिकली देखो, क्लासिकली ऐसा दिखता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर एनर्जी इस हाइट से ज्यादा है तो। ये तो कॉमन सेंस है ना एज पर द क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन आप देखो क्या पोटेंशियल स्टेप के केस में ऐसा हो पाया था? नहीं हो पाया था ना। तो क्या यहाँ पे हो पाएगा? तो हम ये सारी जो चीज देखेंगे वही मैथमेटिकली कैसे करेंगे? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे इस रीजन के लिए, फिर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे इस रीजन के लिए, फिर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे इस रीजन के लिए। तो हर रीजन में उसके सॉल्यूशंस आएंगे ना, और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? सपोज द सॉल्यूशन इन दिस रीजन इज psi1, सपोज द सॉल्यूशन इन दिस रीजन इज psi2, एंड सपोज द सॉल्यूशन इन दिस रीजन वुड बी psi3. These are three wave functions for three regions. तो अब हम लिखते हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और हम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। देखो आपने पोटेंशियल स्टेप में अब तो प्रैक्टिस हो चुका है ना कि अगर यहाँ पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल के साथ रिलेटेड कोई फ्लक्स होगा बच्चों, क्योंकि पार्टिकल है तो कुछ उसका वेव फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन के साथ आपका फ्लक्स रिलेटेड है। सो इंसिडेंट फ्लक्स, ट्रांसमिटेड फ्लक्स, रिफ्लेक्टेड फ्लक्स, हमें वही निकालने सेम जो आपने पोटेंशियल स्टेप के केस में किया था। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ राइट डाउन द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट रीजन। अब लिखो भाई फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 1। अब रीजन 1 के लिए मुझे बताओ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या है? रीजन 1 में पोटेंशियल आपका 0 है, सो दैट वुड बी d2 psi1 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी। वी क्या है यहाँ पे? 0, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका? ई रह जाएगा। psi1 इज इक्वल टू 0। और आपने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था? दिस एंटायर टर्म में बी रिटन एज सम k1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा? देखो k1 स्क्वायर, सो k1 स्क्वायर
2me/h क्रॉस स्क्वायर। क्लियर? अगर हम ऐसे इक्वेशन को लिखते हैं तो इसके सॉल्यूशन अब क्या होंगे? देन द सॉल्यूशन वुड बी, द सॉल्यूशन में बी रिटन एज a e iota k1x प्लस b e माइनस iota k1x। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये सॉल्यूशन तो हमने पोटेंशियल स्टेप में भी ऐसे ही लिखे थे। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ही लिखो आप सेकंड के लिए, सेकंड रीजन के लिए स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखो तो इस सॉल्यूशन में यही लिख दूं डायरेक्ट। मैं यहां पे लिखता हूं व्हाट आर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन psi1 इज इक्वल टू a e iota k1x प्लस b e माइनस iota k1x। अब यहां पे क्या, दिस इज द wave traveling along the positive x direction and this is the wave traveling along the minus x direction। तो यहां पे क्या होगा, this is the incident wave function and this is the reflected wave function। तो मैं यहां नाम दे सकता हूं incident wave function psi in और ये आपका क्या, reflected wave function psi ref। क्लियर है? तो ये हमने लिख दिया ऐसे। सेकंड रीजन के लिए लिखो, फॉर सेकंड रीजन, फॉर रीजन 2 के लिए आपकी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या होगी? d2 psi2 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v नॉट। हेयर e इज ग्रेटर देन v नॉट तो ये टर्म पॉजिटिव होगी। सो psi2 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, दिस एंटायर टर्म मे बी रिटन एज सम k2 स्क्वायर। क्लियर? तो k2 स्क्वायर आपका क्या हो गया, देन k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अगर ये इक्वेशन आएगी तो सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन वुड बी psi2 सेकंड ऑर्डर है तो हम डिफरेंट यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, c e रेज टू बी पावर आयोटा k2x प्लस d e रेज टू बी पावर माइनस आयोटा k2x। क्लियर है? यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है। सेकंड रीजन के लिए हमने दो अलग अलग कांस्टेंट ले लिए, सी एंड डी। ये फर्स्ट रीजन के लिए थे ए एंड बी। अब आ जाओ थर्ड रीजन में। अब एक बात है, थर्ड रीजन में तो फिर पोटेंशियल जीरो है बच्चों, लेकिन वेव फंक्शन psi3 है तो इक्वेशन तो कुछ ऐसी रह जाएगी ना, सिर्फ यहाँ psi3 हो जाएगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर फॉर रीजन 3 फॉर थर्ड रीजन। थर्ड रीजन के लिए क्या सॉल्यूशन होंगे? न्यू कांस्टेंट ए बी सी डी ई। तो हमने एनर्जी के लिए ले लिया तो एफ ले लेते हैं, एफ e रेज टू बी पावर आयोटा k1। अब यहाँ k1 देखो सेम k1 है ना, यहाँ तो पोटेंशियल आपका जीरो है तो हम k1 ही ले सकते हैं, e आयोटा k1x प्लस एफ जी माइनस आयोटा k1x। क्या ये क्लियर है थर्ड रीजन के लिए बच्चों? अब एक चीज देखो, दिस टर्म डिनोट्स the wave traveling along positive x direction, this term denotes the wave traveling along minus x direction। मुझे बताओ यहाँ से तो रिफ्लेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, so there should be no reflection, that's why this g must go to 0। तो आपका वेव फंक्शन क्या बचा? आपका psi3 है, लिख दो psi3, then your psi3 would be f e iota k1x। क्लियर? हाँ बच्चों देखो, इस प्रॉब्लम में आपको निकालना क्या है, पार्टिकल आया तो उस पार्टिकल के साथ कोई फ्लक्स रिलेटेड है इंसिडेंट पार्टिकल के साथ, यानी यहां से हमें जे निकालना है, जे इंसिडेंट। फिर रिफ्लेक्टेड फ्लक्स है, जे रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और फिर हमें निकालना ये ट्रांसमिटेड फ्लक्स है, ये आपका क्या है? दैट इज द ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। ये आपका क्या है? ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। अगर ये ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है तो फिर हम इसी का हमें जे का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और फिर फाइनली हमें क्या निकालने हैं? रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट्स निकालने में, वही है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ आपके कॉफिशिएंट जो है ना, वहां पे इस पोटेंशियल स्टेप के केस में बड़ा इजी था, ए बी सी तीन ही थे, लेकिन यहाँ पे आएंगे ए बी एफ, बट वी आर हैविंग सी एंड डी ऑल्सो। तो अब आपके पास ए बी सी डी एफ 5 कांस्टेंट हैं, तो हमें बाउंड्री कंडीशंस लगा के ये 5 कांस्टेंट को सॉल्व करके रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट्स निकालने हैं बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए हम एक बार डेफिनेशन करते हैं। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द जे इंसिडेंट। ये देखो भाई, जे इंसिडेंट आपने निकाला था, देखो पोटेंशियल स्टेप के केस में जे इंसिडेंट फॉर दिस इंसिडेंट वेव फंक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या है? ए ई आयोटा के एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था? एच क्रॉस
K1/m mod ऑफ a स्क्वायर, ये आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके लिए आया था, फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, सेम वे में हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका आएगा जे रिफ्लेक्टेड, जे रिफ्लेक्टेड क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, बी से, तो वहाँ पे क्या था, -h × K1/m बी स्क्वायर। तो सेम वे में आपका देखो ऐसे, अब यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है, तो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन का क्या आएगा, जे ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड क्या आएगा आपका, h × K1 ही है यहाँ पे, तो K1/m, यहाँ पे f है तो यहाँ पे आएगा f mod स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारी जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आएगी, देखो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, आपको पता है अगर वेव फंक्शन साई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्टार साई। तो यहाँ अगर मैं एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखूँ तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को मैं एक बार यहाँ लिख सकता हूँ, टी स्टार टी मीन्स टी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकालो भाई। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितना फ्लक्स आया, कितना ट्रांसमिट हुआ, कितना फ्लक्स ट्रांसमिट हुआ, ये फ्लक्स ट्रांसमिट हुआ, कितना आया, इतना, दोनों की रेशियो। तो ये देखो ये तो सेम है, तो आपका क्या बचा, f mod स्क्वायर बाय a mod स्क्वायर। तो सिंपल वे में t आपका मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, t वुड बी f बाय a। क्लियर। जो पोटेंशियल स्टेप के केस में हमने जो t को ना बच्चों वहां प्रोबेबिलिटी लिया था, लेकिन यहाँ पे t आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, t स्टार t। ये क्यों लिया मैंने, मैं बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट आप करो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम r स्टार r इज इक्वल टू, अब ये देखो कितना रिफ्लेक्ट हुआ, इतना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना आया था, दोनों की रेशियो ले लो, मोड लिया तो क्या हुआ आपका, ये b mod स्क्वायर बाय a mod स्क्वायर। ठीक है, तो ये r mod स्क्वायर हो गया, तो आपका r क्या हो गया भाई, r वुड बी इक्वल टू b बाय a। क्लियर। इक्वेशंस हमारी कहां तक आ चुकी हैं, 5 के बाद अब ये लिख लो आपकी, या आपकी होगी 6th इक्वेशन, या आपकी होगी 7th इक्वेशन। अब ये यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है भाई, क्योंकि एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपके बहुत सारे कांस्टेंट A B C D F 5 कांस्टेंट हैं। बाउंड्री कंडीशन आपको लगानी है, यहाँ पे 2 बाउंड्री कंडीशन लगेंगी, एक x0 पे लगेगी, एक से पे लगेगी, तो आपकी ना बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी। तो हमें डायरेक्ट ईजी करना, हमने ईजी करने के लिए थोड़ा सा ना, अब हम डायरेक्ट t और r को पहले ही पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो सारे कांस्टेंट है ना, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू, देखो सारे कांस्टेंट है बच्चों, ये तो सारी रेशियोज हैं, क्या हम a को 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम a को 1 ले लें तो t आपका f हो जाएगा, r आपका b हो जाएगा डायरेक्ट। तो अब यहाँ से करो, नाउ चूज, चूज a इज इक्वल टू 1, ये तो कांस्टेंट है, ये तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ना, तो यानी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, a स्टार a 1 होगी ना, यानी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी आने की तो कंप्लीट है बच्चों, इसलिए हम इसको 1 ले सकते हैं ना। तो चूज a इज इक्वल टू 1, देन यूर साई 1 में भी रिटर्न एज, अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, e आयोटा k1x प्लस b। अब यहाँ से देखो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 1, देन b वुड बी इक्वल टू r, then r is equal to minus iota k1x, then psi 2 is equal to c e raised to the power iota k2x plus d e raised to power minus iota k2x, and psi 3, what would be the psi 3? Psi 3 would be t, अब f आपका हो गया t e raised to the power iota k1x, और ये 0 तो आपका चला ही गया था, z0 तो ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन होगी, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 8, 9 एंड 10। अब देखो बच्चों इसके अंदर हमारे क्या कांस्टेंट बचे, बस c एंड d बच गया, r और t तो आपको निकालना ही है। रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे एक चीज देखो, ये रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी नहीं है, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, r स्क्वायर, r मॉड स्क्वायर, और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, t मॉड स्क्वायर। तो अब हमें इन्हीं वेव फंक्शंस को सॉल्व करना है,
ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। क्लियर? तो हम एक बार करते हैं। अब यहाँ बाउंड्री कंडीशंस लगाओ बच्चों। इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अगर किसी प्रॉब्लम का है तो यही है, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। अब मुझे बताओ बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट psi 1 must be equal to psi 2, psi 1 must be equal to psi 2। तो अब ये रखो भाई, psi 1 में 0 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 0 किया 1, 1 प्लस यहाँ पे 0 पुट करो 1 प्लस r इज इक्वल टू psi 2 में 0 पुट करो c प्लस यहाँ पे क्या आ गया d, c प्लस d, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 11। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका क्या है? एट x इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव ऑफ psi 1 मस्ट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ psi 2। ये भी आपको पता बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज देयर डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो यहां पे लगाओ, इसका डेरिवेटिव करो भाई, इसका डेरिवेटिव क्या, तो क्या है यहाँ पे आयोटा k1, ठीक है। फिर इसमें 0 पुट करो तो ये 1 हो गया आपका, प्लस यहाँ पे क्या है आपका, इसका डेरिवेटिव आपने किया तो माइनस आयोटा k1 r इज इक्वल, देखो क्योंकि x 0 पुट किया तो खत्म हो गया आपका, इज इक्वल टू, अब आप करो इसके अंदर psi 2 के अंदर आयोटा k2 c माइनस आयोटा k2 d। यहां से आयोटा तो सब है, आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सब k1 कॉमन ले लो, क्या बचा आपका ये 1 माइनस r k2 बाई k1 c माइनस d, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 12। अब लगाओ नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन कहां पे लगेगी? एट x इज इक्वल टू a psi 2 मस्ट बी इक्वल टू psi 3 एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ psi 3। तो यहां पे लगाओ एट x इज इक्वल टू a psi 2 मस्ट बी इक्वल टू psi 3। ठीक है भाई, अब यहाँ पे psi 2 इज इक्वल टू psi 3 है, तो psi 2 है, इसमें a की वैल्यू, अब यहाँ x की जगह ना a पुट करोगे अब आप, सो c e रेज टू दी पावर आयोटा k2a प्लस d e रेज टू दी पावर माइनस आयोटा k2a इज इक्वल टू psi 3 आपका क्या है? psi 3 ये है t e रेज टू दी पावर आयोटा k1a। क्लियर? इट इज इक्वेशन नंबर 13। क्लियर? अब ऐसे करो, एट x इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ psi 2 मस्ट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ psi 3। अब इसका डेरिवेटिव करो भाई, psi 2 का डेरिवेटिव करो, आयोटा k2 कॉमन आ जाएगा, सो आयोटा k2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आपका c e रेज टू पावर आयोटा k2a माइनस d e रेज टू पावर माइनस आयोटा k2a, क्योंकि आयोटा k2 यहाँ से आएगा, आयोटा k2 यहाँ से तो कॉमन ले लिया हमने, इज इक्वल टू आयोटा k1 t e रेज टू पावर आयोटा k1a। ठीक है, इसको आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचा आपका c e रेज टू पावर आयोटा k2a माइनस d e रेज टू पावर माइनस आयोटा k2a इज इक्वल टू, अब यहां पे ले जाओ k2 बाई k1 एंड दैट इज इक्वल टू t e रेज टू पावर आयोटा k1 and this is equation number 4. So on applying boundary conditions we are getting these equations, equation number 11, 12, 13, 14. We are having the two constant c and d, so we have to modify these equation in such a way that we could get the value of t and value of r. अब आपको r और t निकालनी है ना, तभी आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएंगे। तो अब ये देखो यहाँ पे k2 बाई k1 है,
तो हम इसको और थोड़ा सा, नहीं तो इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है, तो इजी करने के लिए ना हम k2/k1 को भी एक वैल्यू रख लेते हैं। सपोज इट इज द म्यू इज इक्वल टू k2/k1, ठीक है। अब आपने रखा, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके डायरेक्ट आर एंड टी आ जाएंगे। तो देखो जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में भेज दूंगा बच्चों, लेकिन आप मैं यहाँ बोर्ड पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। एग्जाम में भी आप डायरेक्ट ही लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा और मिस्टेक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप आर और टी की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ रखें, और डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद हुआ क्या, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आर एंड टी। अब सॉल्व करके देखो बच्चों, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई आर एंड टी, फिर हमने आर का स्क्वायर किया तो वो आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप ये डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं। म्यू आपको पता है, म्यू आपका क्या है, k2/k1, तो साइन स्क्वायर ka प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर ka प्लस 4 म्यू कोसाइन स्क्वायर ka। तो ये आपका क्या, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी। ये आपका क्या है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 म्यू स्क्वायर बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4 म्यू स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर k2a। साइन को अगर हम कोसाइन में कन्वर्ट करें तो आपका ये भी आ सकता है 4 म्यू स्क्वायर बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या, देखो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। तो देखो बच्चों यहाँ पे केस आपका क्या है, केस क्या है कि एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है। अगर आप क्लासिकली सोचोगे तो सारे के सारे पार्टिकल इसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट ट्रांसमिशन। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं आया ना। देखो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ये आई आपकी, जो कि साइन के ए कोसाइन के में वेरी करती है। और आपका देखो के, ये म्यू क्या है, एक बार हम यहाँ पे देख लें। म्यू आपका है k2/k1, तो मैंने यहाँ पे k2 की वैल्यू रखी, देखो अंडर रूट ऑफ दिस, ये आपका क्या अंडर रूट, ठीक है। 2m/h क्रॉस स्क्वायर 2m/h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल, तो आपका क्या बचा है, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस v0/e। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इस केस में कि आपका परफेक्ट ट्रांसमिशन कब होगा। देखो हो सकता है परफेक्ट ट्रांसमिशन हो, हम वही केस एक बार डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर देखो ये आपका क्या आया है भाई, परफेक्ट ट्रांसमिशन आपका कब होगा, जब ये जो वैल्यू आपकी 0 होगी। क्योंकि अगर साइन ऑफ के ए आपका 0 है तो साइन ऑफ के ए आपका 0 हो गया, तो कोसाइन के 1 हो गया, तो 4 म्यू स्क्वायर बाय 4 म्यू स्क्वायर 1 हो गया। तो एट दैट परफेक्ट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। ये देखो ये ना, फॉर परफेक्ट ट्रांसमिशन टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ये केस कब होगा, व्हेन दिस साइन स्क्वायर के ए और साइन ऑफ k2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि म्यू, देखो म्यू तो 0 नहीं होगा बच्चों, तो ये टर्म तो 0 नहीं होगी, तो आपका क्या होगा, साइन ऑफ k इज इक्वल टू 0 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, k2a इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे हम k2, अगर हम यहाँ पे k2 को वेव वेक्टर है तो 2π/λ की टर्म्स में लिखे ना, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई आपकी a की, कि व्हेन योर विड्थ इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2π देन देयर वुड बी अ परफेक्ट ट्रांसमिशन है। देखो ना कुछ टाइम पे, देखो ये मैंने ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है, टी स्क्वायर वर्सेस ई माइनस v0। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स पे ही आपका परफेक्ट ट्रांसमिशन है। एग्जैक्ट ये कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो इसी से आया आपका। इसके अंदर से कैसे आया है, देखो k2a इज इक्वल टू n, ये देखो एट फॉर परफेक्ट ट्रांसमिशन k2a इज इक्वल टू n पाई, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो k2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो, तो यहाँ से वैल्यू मैंने पुट की, तो यहाँ पे देखो ये एनर्जी और v0 का, जो एनर्जी और पोटेंशियल की हाइट का रिलेशन आया ना, तो अगर मैं यहाँ पे E/v0 वर्सेस टी स्क्वायर प्लॉट करूँ, तब आप सर्टेन, देखो ना परफेक्ट ट्रांसमिशन की आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी यही होगी ना। अब ये देखो भाई कंडीशन आपकी क्या है, देखो कब कब परफेक्ट ट्रांसमिशन होगा, या तो आपका एनर्जी बहुत ज्यादा चला जाए, कैसे, एज ई टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा आपका, देखो ई अगर इन्फिनिटी गया तो म्यू की वैल्यू आपकी क्या गई, बाय इन्फिनाइट, तो म्यू टेंड्स टू 1। म्यू की वैल्यू अगर 1 चली जाएगी तो यहाँ पे ट्रांसमिशन की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो ये केस किसका है, परफेक्ट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसको प्लॉट करें, टी स्क्वायर को प्लॉट करें E/v0, तो आपका क्या आया, एट सर्टेन वैल्यूज वी आर गेटिंग द परफेक्ट ट्रांसमिशन। देखो ये क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। क्लासिकल रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए था कि सारा पार्टिकल आया, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सारा निकल जाना चाहिए था बच्चों, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली नहीं निकला। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये प्योर क्वांटम मैकेनिकल आपका एक कर्व है, ठीक है।
अब हम करते हैं बच्चों केस 2। देखो केस 2 में क्या, देखो केस 1 हमने क्या लिया था, व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट। अब हम करते हैं केस 2। देखो केस 2 में आपका क्या होगा, योर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द हाइट ऑफ बैरियर। ये देखो अब आपका पार्टिकल यहां से आएगा, देखो यहां से, अब हाइट से नीचे एनर्जी है, तो पोटेंशियल स्टेप का केस आपने किया था ना, वहां पे इसमें क्या हुआ था, पेनिट्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन, याद है पेनिट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करके आगे चला जाएगा और यहाँ पे आएगी टनलिंग। टनलिंग देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। तो टनलिंग कैसे होगी, अब क्लासिकल व्यू देखो, अगर आपकी एनर्जी वी नॉट से कम है तो पार्टिकल वापस चला जाएगा, लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिकल व्यू हम देखें तो उसके लिए तो आपको स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, तब ऑटोमेटिक आपके पास एक मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा। तो इस केस में देखो चेंज क्या होगा, आप एक चीज देखो बच्चों, ये फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन सेम लिखेंगे हम। फर्स्ट रीजन तो सेम ही रहेगा, सेकेंड रीजन के केस में जो K2 आएगा, हियर दिस एनर्जी इज लेस देन वी नॉट। देखो अब ये पलट जाएगा ना, तो अगर ये दो तरीके से आप कर सकते हो, सिंपली वेदर दिस K2 इज रिप्लेस्ड बाय सम आयोटा K, ठीक है, कि जहां जहां पे आपका K2 आया है इसके अंदर, अब इसको आयोटा K कर दो, आयोटा K, तो आपकी ये रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। दूसरा केस आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरे केस में क्या आएगा, जस्ट आपका ये क्या चेंज होगा, यहाँ पे अब मैं एक बार लिख देता हूँ, पूरा लिख के फिर आपको दिखा देता हूँ ये केस क्या होगा। हाँ बच्चों देखो, सेकंड केस के लिए जब आपकी एनर्जी लेस देन है वी नॉट से, तो अब हमने यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही यहाँ पे चेंज हुआ है। फर्स्ट रीजन के लिए तो सेम वेव फंक्शन है, लेकिन सेकंड रीजन के लिए अब आपका इमेजिनरी की बजाय रियल आ गया। क्योंकि रियल क्या आ गया, क्योंकि K की वैल्यू आपकी क्या है, वी नॉट माइनस ई। अदरवाइज स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में आपकी होती है E माइनस वी नॉट, हमने बाहर माइनस लिया तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में माइनस आया, तो आपके जो सॉल्यूशन है ना आपके आएंगे रियल, अब इमेजिनरी नहीं आएंगे, जैसे पोटेंशियल स्ट्रिप का केस में हमने किया था। क्लियर। तो यहाँ पे बस इतना ही चेंज होगा, तो K आ गया सेकंड रीजन के लिए इक्वेशन, तो सॉल्यूशन आपके सेकंड रीजन के लिए ये हो गए और थर्ड रीजन के लिए आपके सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको करना क्या है, वेव फंक्शन लिखे आपने, अगर एग्जाम में ये एज इट इज यही आता है बच्चों, तो आपको सेम फिगर बनाना पड़ेगा, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिख के सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, बाउंड्री कंडीशंस लिखने पड़ेंगे। और बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 psi 1 मस्ट बी इक्वल टू psi 2 एंड देयर डेरिवेटिव्स आर सेम। एट x इज इक्वल टू 0 psi 2 मस्ट बी इक्वल टू psi 3 एंड देयर डेरिवेटिव्स आर सेम। तो यहाँ पे अब आपकी इक्वेशन 4 इक्वेशन आ जाएंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी आ जाएगा और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा ये आएगा आपका, देखो सॉल्व करेंगे, पेपर में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। तो आप सॉल्व जब करेंगे तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है 4k² K1 आपको पता ही है, K1 ये है, K आपको पता है ये है, K1 स्क्वायर माइनस K स्क्वायर साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये साइन h है, साइन h स्क्वायर KA 4k² कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन KA स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ केस हम देखो, जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह चलते, देखो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द हाइट, देन द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 0 एज पर द क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर, क्योंकि ये क्लियर है ही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल हियर वी आर गेटिंग नॉन जीरो वैल्यू बच्चों। अब स्पेशल केस अगर हम करते हैं, अगर एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाए, तब देखो भाई एनर्जी की वैल्यू अगर 0 है तो K1 0 हो जाएगा, तो T आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है, तब उस केस में 0 होगा, अगर E की वैल्यू 0 तो होना ही चाहिए। एज E टेंड्स टू V नॉट, ये अलग अलग केस हैं, अगर आपका जो एनर्जी है वो V नॉट के इक्वल जाएगा, देन द K2 टेंड्स टू 0, तो इस केस में यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, तो जो T की वैल्यू है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी वो भी आपकी नॉन जीरो होगी, 1/1 प्लस K1a² 2², ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है इस केस के लिए। क्लियर। एक और केस है, व्हेन द वैल्यू ऑफ E इज लेस देन V नॉट, अगर वो बहुत कम है तो लिमिट लगाएंगे, तो ये आपकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी होगी 16e/v नॉट 1 माइनस e/v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब ये क्या आपका, ये तो K ही है आपका, K का बस ये देखो ना, K स्क्वायर है तो मैंने क्या ले लिया 2m v नॉट माइनस e 2a/h क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ, व्हेन एनर्जी इज लेस देन v नॉट, ठीक है, व्हेन एनर्जी इज वेरी लेस देन v नॉट, तो उस केस में आपकी आई
ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। अब क्लासिकल फिजिक्स ये कब होगी? व्हेन h क्रॉस टेंड्स टू 0 देन व्हाट हैपेंस, योर रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी वुड टेंड्स टू 1 एंड योर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी वुड टेंड टू 0। क्या ये क्लियर है? ये उसी के देखो, ये तो आपका क्लासिकल केस हो गया ना। तो अगर हम यहां पे करें कि प्योर, देखो here we are getting the non-zero value of transmission probability, so this is a pure quantum mechanical picture, quantum mechanical picture। तो अगर मैं बैरियर की टर्म्स में एक बार यहां बनाऊं तो देखो कैसा होगा। एग्जाम में फिगर आपको जरूर बना के आना है, अभी मैं बनाता हूं। देखो, हाँ देखो बच्चों, हमने दो केस जो किए, दो केस क्या किए? एक केस हमने किया when energy of the particle is greater than the potential height, ठीक है। तो ये किस केस के लिए इसमें क्या होगा? your incident wave function, ठीक है, then the reflected wave function, यहीं से आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, and we are getting some kind of transmission wave function, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये फिगर है फर्स्ट केस के लिए। नहीं, क्लासिकली क्या होना चाहिए था? द एंटायर फ्लक्स मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बैक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्वांटम मैकेनिकली आया, वी आर गेटिंग द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या आया? व्हेन एनर्जी इज लेस देन वी नॉट, जो केस हमने अभी किया है, इस केस में क्या है? ये फिगर आपको एग्जाम में जरूर बना के आने हैं बच्चों, दोनों केसों के लिए अगर अलग अलग आता है। ए सो पोटेंशियल हाइट वी नॉट, तो यहाँ पे क्या देखो, व्हेन एनर्जी इज लेस देन वी नॉट देन व्हाट हैपेंस। ये देखो भाई, अगर बाहर ये आपका एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डिके, ये डिके होगा ना, कुछ याद है पोटेंशियल स्टेप के केस में किया था। एंड व्हेन दिस लेंथ, व्हेन दिस ए इज लेस देन द पेनिट्रेशन डेप्थ, जो हमने लास्ट में किया था, उस केस में क्या होगा? देन योर पार्टिकल मे क्रॉस दिस बैरियर एंड वी आर गेटिंग अगेन पार्टिकल। अब ये आपका दोबारा वेव हो गया बच्चों ये, और ये इस केस में यही आई आपके, दैट वुड बी योर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, नॉन जीरो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। सो your energy of the particle is less than the height of potential, still they are crossing this barrier। तो अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो टनल बना के जा रहे हैं ना। सो दिस अफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग दिस बैरियर इज नोन एज द टनलिंग। ये आपका क्या हो गया? टनलिंग हो गया बच्चों की, ये टनल बना के गए आपका टनलिंग। और टनलिंग आपका क्या है? प्योर क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। क्योंकि एक चीज देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्लासिकल में क्या दिखता है आपको? सामने आपकी क्या है? वॉल है, ये पार्टिकल है जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे होगा कि हम बार बार स्ट्राइक करेंगे तो ये पार्टिकल यहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, बार बार जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे किसी बैरियर पे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, तो होगा क्या? कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो उसको क्रॉस करके चले जाएंगे बच्चों। तो देखो, ये क्रॉस करके चले गए ना, तो अब आपका फ्लक्स इस तरफ से इस तरफ क्रॉस करके जा चुका है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। अब आप ये कहेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का मतलब क्या? देखो, ये आया मैथमेटिकली है बच्चों, कि हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है, और वो भी कैसे? क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। लेकिन इसने जो एक्सप्लेन किया है, जैसे आप रेडियो एक्टिविटी में करते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स किसके अंदर से निकल के आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आते हैं बच्चों। और न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपकी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, मेगा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी है जो निकल के आते हैं, उनकी एनर्जी तो बहुत ही कम होती है, तो इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बहुत कम है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि वो पार्टिकल कैसे निकल के आते हैं? वो टनल करके निकल के, वो टनल बना के निकल के आते हैं बच्चों। और उसी कंसेप्ट को हम ऐसे ही मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो पार्टिकल्स हैं वो आपका टनलिंग को फॉलो करते हैं? ठीक है। अगर हम नंबर के टर्म्स में करें कि जैसे जो टनलिंग की प्रोबेबिलिटी है, मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी आई 10⁻⁸, अगर प्रोबेबिलिटी देखो इतनी कम है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 आपका ये एक्चुअल वर्ल्ड में, तो अगर इतनी कम है, लेकिन मान लो आपके इलेक्ट्रॉन आए 10⁻20, तो मुझे बताना कितने क्रॉस करके चले जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी अगर 10⁻⁸ है तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स तो क्रॉस करके जा ही रहे ना बच्चों। तो देखो, ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही पॉसिबल हैं। और इसकी एप्लीकेशन देखो, टनल डायोड, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन भी आज आपके फिजिकल वर्ल्ड में है। टनल डायोड है जैसे, क्लियर है। तो यहां से आप फील कर पाओगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स
एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें कुछ एप्लीकेशंस मिल जाती है। तो हमने किया क्या बच्चों, देखो क्वांटम मैकेनिक्स ने आपने यही देखा, प्रोसेस बड़ा सिंपल था। प्रोसेस आपका क्या था कि आपने किसी भी बैरियर के लिए, चाहे आपने पोटेंशियल स्टेप लिया हो, चाहे पार्टिकल इन ए बॉक्स लिया हो, चाहे बैरियर, आपको लिखना क्या है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखनी है एंड देयर ट्राइवल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखे इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट, फिर बाउंड्री कंडीशंस लगाई, बाउंड्री कंडीशन से आपके क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट्स के रिलेशन आ जाएंगे, वहीं से आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ जाएगा जो हमारा आया है बच्चे। और फिर उसके बाद डिस्कशंस, और डिस्कशंस के बाद एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस क्या आपके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल जब आप करोगे तब आप डायरेक्टली, तब आप रियलिटी में फील कर पाओगे कि फ्लो क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, पर्पस क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है बच्चों, तो ये यहीं तक आपकी क्वांटम मैकेनिक्स थी। एक और प्रॉब्लम बची हुई है, वो हम आगे करेंगे। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है, तब तक आप ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। चलो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।